हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाला स्टडी साइंस। मैं सोनू सर आप सभी को राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 का 1 से लेकर चौथा चैप्टर तक जो भी वीवीआई सब्जेक्टिव होने वाले हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। जो ये सारा क्वेश्चन है ये हम बुक से चुन के लाए जो कि आप लोगों को एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप ये सभी क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लें और या फिर आप लोग ऐप पे जाके हमारा कोर्स बाय करके वहाँ से आप पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये सभी प्रश्न ऐसा है जो कि आप लोगों को हर साल हर ईयर हर वर्ष एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हम लोग देर ना करके बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर, जो कि ये लघु होने वाला है, लघु क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, वीवीआई सब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पूछा जाएगा आप लोगों को शीत युद्ध के बारे में। देखिए शीत युद्ध क्या है, ये देखिए कब कब पूछा गया, 2012, 13, 14, 16, 20, 23 लगातार पूछा गया। क्या पता 2025 में पूछ दे, पूछेगा ही। ठीक है, पता क्या पूछेगा, ये कंफर्म है, ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शीत युद्ध का तात्पर्य ऐसा है कि ऐसी व्यवस्था या टकराव जैसा माहौल बना हुआ रहेगा, है ना, या कि जब दो या दो से अधिक देश के बीच वातावरण उत्तेजित तथा तनावपूर्ण रहे, लड़ाई नहीं होगा। ठीक है, लेकिन माहौल रहेगा कि अब लड़ाई हो जाएगा या फिर कब हो जाएगा, इस तरह से, लेकिन वास्तविक रूप में कोई युद्ध नहीं हो रहा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ, रूस और अमेरिका ये दोनों एक ताकतवर देश बन के उभरा। और हालांकि युद्ध के दौरान ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ये तीनों देश मिल के फांसीवादी ताकतों का सामना किया, लेकिन बाद में आगे चलकर परंतु क्या हुआ, तनाव और टकराव उभरने लगा और संबंध क्या होने लगे, बिगड़ने लगे। इसी टकराव और तनाव को हम लोग क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। मतलब दोनों तरफ से टकराव रह रहा था। ठीक है, लेकिन लड़ाई नहीं हो रहा था, युद्ध नहीं हो रहा था, तो इसी को हम लोग शीत युद्ध का नाम दिए। इसमें एक खेमा अमेरिका जिसमें यूरोप के देश था और दूसरा खेमा जो है सोवियत संघ रूस का था जो कि पूर्वी यूरोप के देशों का था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें या फिर आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो वो आप लोगों को मात्र 199 रुपये में कोर्स बाय करना होगा। तो देख ले आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले ले और इसको लिख ले। ठीक है, ये आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए ये भी 2023 में पूछा गया, पिछले वर्ष पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 असफलता को बताना है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था उसका क्या असफलता था, 2 को कारण बताना उसका। अमेरिका का असहयोग, राष्ट्र संघ के अमेरिका के आर्थिक और सैनिक शक्ति से वंचित होना पड़ा, जिससे उसकी शक्ति क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका की मदद से चल रहा था और अमेरिका उससे हाथ पीछे कर लिया, यानी कि सैन्य शक्ति और जो भी आर्थिक शक्ति था वो देना बंद कर दिया, जिससे क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर पड़ गया, उसका शक्ति कम हो गया। और दूसरा था निशस्त्रीकरण, यानी कि उस टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ मना कर रहा था। निशस्त्रीकरण का तात्पर्य है कि कोई भी देश अपना शस्त्र नहीं रखेगा। शस्त्र मतलब बोलने का है कि परमाणु हथियार। ठीक है, तो इसका बात जो है कोई देश भी नहीं माना और ये निशस्त्रीकरण योजना लागू करने में क्या रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा, जिसके कारण भी ये क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलता हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है आसियान की 2 उपलब्धता। हम लोग जानते हैं आसियान में कुल 10 देश है, यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके 10 देश इसका क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आसियान के आधिकारिक राष्ट्र संगठन बनाने के बजाय अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की नीति को अपनाया, जिसे हम लोग आसियान शैली कहते हैं। यानी कि ये आधिकारिक संगठन बनाने से बजाय क्या किया, अनौपचारिक रूप से टकराव रहित, यानी कि इनमें जो भी देश है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी नीति को हम लोग आसियान शैली भी कहते हैं। ठीक है, मूल रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन है। आसियान क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है, लेकिन इसका अर्थव्यवस्था की विकास की क्षेत्र जो है अमेरिका, चीन और जापान की गति के मुनाफे के इसके मुकाबले तेज है। ठीक है, अगर क्षेत्र देखा जाए तो जो आसियान कंट्री है वो मिला के बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर इसका हम लोग आर्थिक विकास, आर्थिक तेजी देखें तो ये अमेरिका, चीन और रूस को भी, जापान को भी पीछे छोड़ दे रहा है।
ठीक है। तो ये आसियान की 2 उपलब्धता हमारे 2023 बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका था। ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले को लेकर, ठीक है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, ठीक है, ये तीसरा था, ठीक है। ये चौथा प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के 4 उद्देश्य को बताएं। मतलब गुट निरपेक्ष कहने का मतलब है जब पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गया था, यानी कि एक पूंजीवादी गुट और एक समाजवादी। पूंजीवादी अमेरिका तरफ चला गया और समाजवादी रूस के तरफ चला गया। तो एक तीसरा भी गुट था जो कि ये दोनों में ना जाके एक अलग गुट का निर्माण किया, जिसको हम लोग गुट निरपेक्ष कहते हैं। तो हमारे देश में गुट निरपेक्ष का नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का 4 उद्देश्य बताए, मतलब क्या क्या उद्देश्य था, क्या पर्पस को लेकर गुट निरपेक्ष रहे, ठीक है। अगर बात कर ले ये कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, तो बिहार बोर्ड 2019, 22, 23, 24 इधर देख लीजिए लगातार है। तो ये अगला बार भी अपना जो है कंटिन्यूटी बना के रखेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य विशेषता लिखे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी आप लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है कि गुट निरपेक्ष देशों ने युद्ध के विरुद्ध शांति का स्थापना को महत्व दिया, यानी कि कोई देश युद्ध करे उसके बजाय ये लोग शांति और समझौते पर ज़्यादा विश्वास रखे, ठीक है। संसार के दोनों गुटों से अलग रहकर दोनों एक संतुलन बनाए रखने का विश्वास रखता था, ठीक है। ये जो देश थे जो गुट निरपेक्ष रहने का प्रस्ताव रखे थे, यानी कि जो गुट निरपेक्ष रह रहे थे, इनका कहना था कि हम संसार के दोनों भी गुटों को थोड़ा थोड़ा मतलब बैलेंस करके रखेंगे, ना हम इधर ज़्यादा झुकेंगे ना इधर झुकेंगे, हम दोनों से कोई मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है। हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करने पर बल दिया, यानी कि जो उपनिवेशवाद बढ़ रहा था और जो इंग्लैंड जैसे हमारे देश को गुलाम कर लिया था, ठीक है। तो इस तरह से जो साम्राज्यवाद था उसको समाप्त करने पर बल दिया, यानी कि उसको विरोध किया। यह समता सिद्धांत पर आधारित है और नस्लीय भेदभाव को निंदा करता है, ठीक है। और ये जो भी नस्लीय भेदभाव होता था उसका निंदा करता था, इसीलिए गुट निरपेक्ष में हमारा देश भारत भी था, ठीक है, जो कि ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ गए, न तो अमेरिका की तरफ गए, या फिर ना तो सोवियत संघ रूस की तरफ गए। ये गुट निरपेक्ष रहे, ये दोनों गुटों में से किन्हीं में से नहीं गए, ठीक है। तो ये भी प्रश्न एक पूछा जाता है, ठीक है। अगला है गुट निरपेक्षता तटस्थता से कैसे अलग है, यानी कि हम लोग अंतर बताना है, ठीक है, कि तटस्थता क्या है, गुट निरपेक्षता क्या है, ये दोनों अलग एक दूसरे से कैसे है, ये बताना है आप लोगों को। ये भी देखिए 2022 में उठाया गया प्रश्न है, ठीक है। तटस्थता तभी प्रासंगिक होगा जब युद्ध हो, लेकिन गुट निरपेक्षता युद्ध और शांति दोनों समय प्रासंगिक है, यानी कि तटस्थ जिसे ना रहता है कि बोला जाता है कि हम तटस्थ थे लड़ने में, मतलब हम खड़ा थे लड़ रहे थे, तो उसको तटस्थता बोलते हैं। और गुट निरपेक्षता जब लड़ाई हो और शांति हो, दोनों में क्या हो, काम आएगा, ठीक है। तटस्थता मतलब जिसे कोई लड़ाई कर रहा था हम उसको सपोर्ट में भी होगा तो हम क्या हैं, तटस्थ हैं, उसके तरफ तटस्थ हैं, ठीक है। और अगर हम गुट निरपेक्ष हैं, जैसे मान लो कि दो लोग झगड़ा कर रहा है, ठीक है, तो हम ना इधर से बोले ना इधर से बोले, तो हम एक तरफ है, मतलब न्यूट्रल है हम, ठीक है, यानी कि हम क्या हैं, गुट निरपेक्ष है, हम किसी के तरफ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की तटस्थता का प्रयोग किया जाता है, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग देशों के आपसी संबंधों में किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। ये देखिए 2010 में पूछा गया था बिहार बोर्ड, यानी कि भारत को क्या जरूरी पड़ा था कि ये गुट निरपेक्ष रहे। हो सकता था अमेरिका तरफ जाते तो ज़्यादा फायदा होता, रूस के तरफ जाते तो ज़्यादा फायदा होता, लेकिन ये दोनों को संतुलन बनाए रखे, दिए अलग रहे, यानी कि गुट निरपेक्ष रहे। तो 15 अगस्त 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ और वह भी नव स्वतंत्र हुए, ठीक है। और भारत की गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया। भारत द्वारा इस नीति को अपनाने का मुख्य कारण निम्नलिखित है, ठीक है। पहला कारण है कि भारत ने अपने गुट को संघर्ष में सम्मिलित करने की अपेक्षा देश की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति पर ध्यान देने में अधिक लाभ समझा, क्योंकि हमारे सामने अपनी प्रगति अति आवश्यक था। क्योंकि हम लोग अभी 1947 में आज़ादी हुए थे और ये जो गुटों वाला बात चल रहा था, पहला गुट दूसरा गुट,
अमेरिका और रूस वाला जो गुट चल रहा था, ये 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये स्टार्ट हुआ, यानी कि जब शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था तब से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो भारत जब आज़ाद हुआ तो पहले ये अपने प्रगति के बारे में सोचे, अपने आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास के बारे में सोचे, ना कि हमको किसी दूसरे के लड़ाई झगड़े में पड़ना है। लड़ो भाई, अमेरिका रूस तुम दोनों लड़ो, हम अपना देश को क्या करेंगे, विकास करेंगे। इस तरह से अपना आवश्यक समझा। सरकार द्वारा किसी भी गुट के साथ मिलने से यहाँ की जनता में विभाजन की प्रवृत्ति उत्पन्न होने का भय था। यानी कि सरकार अगर सपोर्ट करता, मान लिया जाए रूस को, तो कुछ लोग चाहते कि नहीं भारत जो है अमेरिका की तरफ जाए, यानी कि जो पूंजीवादी विचारधारा के था तो वो चाहता कि अमेरिका की तरफ जाए। तो इसमें क्या होता, विभाजन हो जाता, क्योंकि अभी हम लोग एक विभाजन को जस्ट झेल चुके थे। तो इससे क्या होता, राष्ट्र की एकता पर प्रभाव पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए भारत ने डिसाइड किया कि हम ना इधर जाएंगे, ना तो रूस की तरफ, ना तो अमेरिका की तरफ, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। ठीक है, इस तरह से इन्होंने फैसला किया। चलिए अगला इसी में है कि किसी भी गुट के साथ मिलने और उसको पिछलग्गू बनने से राष्ट्र की स्वतंत्रता कुछ अंश तक अवश्य प्रभावित होती। देखिए अभी हम लोग क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, अभी जस्ट 2 साल, तो मतलब आज़ादी 2 साल पहले से ये चल रहा था और अभी हम लोग आज़ाद हुए थे। अगर अभी हम लोग किसी के पिछलग्गू मतलब समझ रहे, वो जिधर जा रहा है उधर हम भी जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, आज़ाद होने से क्या फ़ायदा, वो जो कहेगा वो हमको सुनना पड़ेगा। ठीक है, वो हो गया पिछलग्गू वाला। ठीक है, तो इसमें मतलब कुछ अंश तक जो है उसका स्वतंत्रता भी क्या होता, प्रभावित होता अपना देश का। ठीक है, भारत स्वयं को एक महान देश है और इसमें अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाने के लिए किसी बाहरी शक्ति को आवश्यक नहीं था। ठीक है, अब भारत खुद ही महान देश है, इतना तरक्की कर सकता, तो फिर हम दूसरे को क्यों इस तरह से दूसरे के सपोर्ट में जाएं, उसका लड़ाई, अब वो लड़ाई करेगा रूस से तो हमको रूस से दुश्मनी करना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग नहीं समझे, भाई तुम दोनों लड़ाई करो, हम दोनों का दोस्त हैं। ठीक है, इस तरह से चला। चलिए अगला है गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अथवा या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ये प्रश्न देखिए कितना, मतलब ये वैसा प्रश्न लाए ना, चुना कि जो है ना, अगर नहीं याद करेंगे आप लोग तो आपको चूना भी लग सकता है। समझ रहे हैं चूना लगने का मतलब। ठीक है, देख रहे हैं ये 2012, 2015, 2018, 2019 ये लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड के नज़र में ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्व रखता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको उठा के लाएँ। ठीक है, तो और ये आपका 2025 एग्जाम में अवश्य ही आएगा। आप लोग खुद स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि सर देखिए आप लोग ये पढ़ाएं और ये आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो आप हमको पूछ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपना क्लास है। ठीक है, गुटों ना होकर उसकी दूरी बनाए रखना तथा उन गुटों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा या निंदा बिना सोचे समझे टिप्पणी ना करना। गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाने वाले देश अपने देश व विदेश नीतियों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होते हैं, उस पर किसी गुट की नीतियों को अपनाने का दबाव नहीं होता। इसके मूल में निंदा विचार तथा गुटीय राजनीति से दूर रहते हुए सभी से सहयोग। ठीक है, यानी कि जैसे ये दोनों गुट है, अब हमको गुट निरपेक्ष मतलब यही है कि हम ना, जैसे 2 दोस्त हैं, ये हमारा भी दोस्त है, ये भी हमारा दोस्त है, तो हमको किसी को निंदा नहीं करना, हमको ना किसी को सहयोग चाहिए ना किसी को निंदा चाहिए। ठीक है, तो ये हम अलग रहेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है, हमको किसी से मतलब नहीं है, भाई तुम लड़ाई करो। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला है, ये सभी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न देख लीजिए, ये भी 2015-18 एकदम पूछा गया। गुट निरपेक्षता संबंधी भारतीय नीति क्या है। ठीक है, यानी कि गुट निरपेक्ष के संबंध में भारत का अपना नीति क्या था उसको समझना है हम लोगों को। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम यानी कि अग्रदूत के रूप में इसके प्रति रहे हैं, और प्रथम तो यह दोनों सैनिक गुटों से दूर रहा, और 2 पहलू क्या है, दूसरी तरफ उन औपनिवेशिक राष्ट्रों के आवाज उठाए जो शीत युद्ध के इन गुटों से सदस्य बन रहे थे। ठीक है, यानी कि गुट निरपेक्षता संबंधी भारत की नीति क्या था,
उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाया, जो कि ये गुटनिरपेक्ष के तरफ सपोर्ट हो रहे थे जो भी देश। इस प्रकार भारत का पक्ष ना तो नकारात्मक था और ना ही निष्क्रिय। नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि नाम जो है भागने या पलायन करने की नीति नहीं है, ठीक है। ये जो नीति था NAM, ये ना तो अपने सिद्धांतों से भागने या फिर वहाँ से हटने का नीति नहीं था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, आसियान के मुख्य उद्देश्यों को लिखे। ये भी देखिए आप लोगों को 2009, 2019, 2022, देखिए कितना दिन बाद ये रिपीट किया प्रश्न। तो ये मत समझिएगा जो सर पढ़ा रहे हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि हम इसको लाए ही इसीलिए है कि ये बिहार बोर्ड भी लाएंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको चुन चुन के लाएं। और इस वीडियो के बाद हम लोग 5वां चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को हमारे कोर्स में ज्वाइन करने के लिए बोलिए, ठीक है। और आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए, ठीक है। चलिए, आसियान दक्षिण को पूर्व एशियाई देशों की एक असैनिक, गैर सुरक्षात्मक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहला कि इसका क्या उद्देश्य है, आसियान के मुख्य उद्देश्यों में से पहला उद्देश्य है कि क्षेत्र में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास को क्या हो बढ़ावा देना। दूसरा था कि क्षेत्र की शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों में साझे हितों के मामले में परस्पर सहयोग को कायम करना, यानी कि जो भी देश इसके आसियान कंट्री है तो उसमें शांति, उस क्षेत्र में उस सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सभी चीज इनमें से है। विभिन्न क्षेत्रों में साझे हितों के मामलों पर परस्पर सहयोग कायम करना, अपने लोगों को प्रशिक्षण तथा शोध सुविधाएं देने में परस्पर सहयोग और सहायता देना, यानी कि जो भी आसियान कंट्री है, आसियान देश है, वहाँ के लोगों को इस तरह के सहयोग और सुविधाएं देना, प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई अध्ययन को प्रोत्साहन देना। और छठा है कि कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना और समान उद्देश्यों तथा लक्ष्यों वाले दूसरे क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ लाभप्रद तथा निकटतम संबंध कायम करना, ठीक है। तो ये सभी चीज जो है, ये सभी मेन उद्देश्य, ये इतना उद्देश्य क्या है, ये 6 उद्देश्य जो हैं, ये किनका उद्देश्य है, ये आसियान कंट्री का है। यानी कि वो क्षेत्र में शांति स्थापित करना, वहाँ के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास करना, ठीक है, वहाँ पे शांति और सुरक्षा को स्थापित करना, ये सभी क्या उद्देश्य है, किनका उद्देश्य है, आसियान कंट्री का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 10वां प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ये देखिए 2012 में पूछा गया, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये 2025 में नहीं आएगा, ये प्रश्न अवश्य आएगा, ठीक है। तो इसीलिए सर लाए हैं इसको, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का उभर कर एक महान शक्ति के रूप में हुआ, ठीक है। और 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आगमन हुआ। जैसे अभी हम बताए थे कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, यानी कि 9 अगस्त को अमेरिका ने जो परमाणु बम जापान पे गिराए थे, उसके बाद से ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, ठीक है। तो उसके बाद से ही क्या हुआ, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये वर्चस्व की लड़ाई में ही क्या हुआ कि 1945 में शीत युद्ध का आगमन हो गया, यानी कि यहीं से जो है कि शीत युद्ध का स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और नियंत्रित करता था, और संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत व्यवस्था को समाप्त करना चाहता था। अब ये जो इसके विरोधी दल था अमेरिका, वो जो इसका व्यवस्था था, सोवियत संघ का जो साम्यवादी व्यवस्था था, उसको खत्म करना चाहता था। 1985 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत अर्थव्यवस्था में सुधार लाने का ख्याल से पेरेस्ट्राइका तथा ग्लासनोस्ट की नीतियों का घोषणा किया। इन नीतियों का नाजायज फायदा उठाते हुए सोवियत संघ ने गणराज्यों ने अपनी स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष छेड़ दिया। उसके बाद ये जो नीति अपनाने का प्रयास किया रूस के राष्ट्रपति ने, तो इसमें क्या हुआ, जो भी गणराज्य देश था, यानी कि जो 15 देश रूस में शामिल था टोटल, जो टूट के अलग हुआ 1991 के बाद, तो वो मार्च 1990 में लिथुआनिया और संसद जो है
पूर्ण स्वतंत्र की घोषणा कर दी और इसके बाद सोवियत संघ जो है अलग होने लगा और अलग होने का सिलसिला चल पड़ा। और 25 दिसंबर 1991 को, ये डेट याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन 25 दिसंबर 1991 को ही सोवियत संघ का क्या हो चुका था, विघटन हो चुका था। और इसको राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने त्याग पत्र दिया और सोवियत संघ विघटित हो गया। और इसी के बाद जो है गोर्बाचोव जो है राष्ट्रपति, जो रूस के राष्ट्रपति थे, वो क्या दिए, वो अपना रिजाइन दे दिए, रिजाइन लेटर दे दिए। और क्या हुआ, उन्हीं के रिजाइन होने के बाद, पद त्यागने के बाद जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया कुल 15 देशों में। ठीक है, तो ये सभी हम लोग डिटेल में पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगला है एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। यानी कि जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, यानी कि वर्चस्व की जो लड़ाई हुआ था स्टार्ट, तो पूरा विश्व में मात्र 2 देश ऐसा था कि जो महाशक्ति था, सुपर पावर था, जो एक सोवियत संघ रूस था और एक संयुक्त राज्य अमेरिका था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जब लड़ाई चला, शीत युद्ध चला, तो 1945 में शीत युद्ध चलना स्टार्ट हुआ। 1945 में कोल्ड वार क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, कोल्ड वार स्टार्ट हुआ था, यानी कि शीत युद्ध। ठीक है, तो ये युद्ध जो है कब समाप्त हुआ, यानी कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद ही शीत युद्ध का क्या हो गया, खत्म हो गया। और जो वर्चस्व रखने वाला देश सोवियत संघ क्या हुआ, कुल 15 देशों में टूट गया और इसका धीरे धीरे क्या हो गया, वर्चस्व खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिका एकल सुपर पावर दुनिया में बन के उभरा, यानी कि एक ध्रुव बन के उभरा। इसी को हम लोग एक ध्रुवीयता कहते हैं, यानी कि एक ध्रुव से आप लोग क्या समझते हैं। तो विश्व राजनीति में जब किसी एक देश का ही अधिक प्रभाव हो तथा अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय निर्णय उसी के इच्छा अनुसार लिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक ध्रुवीय विश्व का व्यवस्था कहा जाता है। जैसे वर्तमान समय में विश्व की एक ध्रुवीय था और तथा अमेरिका इसका नेता बना हुआ था। यानी कि जब पूरी दुनिया एक बना हुआ था, अब तो उसको पछाड़ने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण हो चुका। ठीक है, नाटो बन चुका, आसियान, ये सभी देश जो है अलग अलग मिलके अलग अलग पावर रखता है अपने आप को। ठीक है, पहले क्या हुआ था, जब ये सब नहीं था तो अमेरिका क्या था, एकल पावर था, यानी कि एक ध्रुवीय राष्ट्र बना हुआ था। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए ये 2016 में पूछा गया है। अगला आप लोगों से पूछा जाएगा कि एक ध्रुवीयता और 2 ध्रुवीयता में अंतर बताएं। यानी कि दूसरे महायुद्ध के बाद जो है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियों के रूप में उभरे और उन्होंने अनेक देशों को अपने गुटों में शामिल किया। यानी कि दोनों जब महाशक्ति बना तो ये दोनों के साथ कुछ इधर देश आए, कुछ इसके साथ देश आए, और ये दोनों के बीच तनावपूर्ण संबंध बने रहे जो किसी न किसी तीसरे महायुद्ध को जन्म दे सकते थे। इसी को शीत युद्ध कहा गया। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध भी क्या हुआ, खत्म हो गया, चला गया और अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो गया और दुनिया के देश अमेरिका के इर्द गिर्द घूम रहे थे। अब क्या था, जो एक देश था वो से एक वो सरेंडर हो गया। जैसे देखिए 2 लोग बड़े शक्तिशाली लोग लड़ रहे हैं और इसी के दोनों पे पूरा टिका हुआ है, तब एक हार गया था। अब जो है ऑटोमेटिक सब इसी के इर्द गिर्द घूमने लगेगा क्योंकि उसको कोई उपाय ही नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं तो वो थोड़ा जाएगा। वैसे ही हुआ, क्योंकि अगर इसके आगे पीछे नहीं घूमता, इर्द गिर्द नहीं घूमता, तो वो देश का भी अस्तित्व क्या हो जाता, खत्म हो जाता, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति को पछाड़ के रखा था। इसी को एक ध्रुवीयता की स्थिति कहा गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग समझते हैं 13 नंबर, मार्शल योजना क्या है। मार्शल योजना क्या थी या फिर मार्शल योजना का क्या उद्देश्य है। यहाँ से इसी को ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अथवा में करके अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए, यानी कि जो मंदी आया था, मंदी में जब पूरी यूरोप तबाह हो गया था, विश्व युद्ध के बाद पूरी यूरोप तबाह हो गया था और उसको अमेरिका क्या कर रहा था, बनाने का काम कर रहा था, फिर से
जीवित करने का काम कर रहा था। ठीक है, तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्शल थे, इसीलिए इस योजना का नाम भी क्या रखा गया, मार्शल योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि जो वो राष्ट्रपति था, विदेश मंत्री था मार्शल, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। इसके अंतर्गत 1948 में यूरोपीय अर्थव्यवस्था आर्थिक सहयोग संगठन की भी स्थापना हुआ। ठीक है, और इस संगठन के सक्रिय प्रयासों से दूसरे महायुद्ध से बुरी तरह जो बर्बाद हो चुका पश्चिमी यूरोप के देश और अपनी अवस्था को सुधारने की, अर्थव्यवस्था को सुधारने और अपने अपने देशों को निर्माण और विकास करने की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ। अगर ये विदेश मंत्री मार्शल के द्वारा जो योजना दिया गया था, अगर ये नहीं होता तो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो देश पूरा तबाह हो चुके थे पश्चिमी यूरोप के देश, वो और भी तबाह हो जाते। ठीक है, अगला है, ये भी देखिए कितना बार पूछा गया, ये जो है रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, रट जाइए इसको, कोई उपाय नहीं है, ये आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों के पास टाइम है, इसको रट जाइए, क्योंकि देखिए ये 2012 में पूछा गया, 14, 17, 20, 23, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ एक साल के बाद तीन साल के बाद पूछा जा रहा है, तो ये आएगा प्रश्न। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा वैसा प्रश्न नहीं है ये। तो पूछा जाएगा दाचेस यानी कि शार्क जो है, शार्क का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है, या फिर ये पूछा जाएगा शार्क के पक्षों के 2 तर्क को दे। ठीक है, शार्क एशिया के 7 देशों के सहयोग संगठन है, यानी कि इसमें कुल 7 देश है। इस संगठन में स्थापना जो है 1983 में 7 देशों के विदेश मंत्रियों के द्वारा नई दिल्ली में बैठक करके हुआ था। यानी कि दाचेस का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में कहाँ हुआ, बांग्लादेश ढाका में हुआ। मीटिंग कहाँ हुआ था, 7 देशों के विदेश मंत्रियों का, तो हमारे देश भारत नई दिल्ली में। ठीक है, और ये प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो 1985 बांग्लादेश में, बांग्लादेश की राजधानी हुआ करता था ढाका, वहाँ पे। अब इस प्रकार 1985 में सार्क की औपचारिक स्थापना हुआ, और सार्क का मुख्य उद्देश्य था कि जो दक्षिण एशिया देश है, इनके राष्ट्रों की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना। अगर ये देशों के बीच अगर कुछ समस्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो इसको क्या करना, शांति रूप से उसको समझाना। ठीक है, चल अब है इन राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में विकास करना। और इसका महत्व क्या है, सार्क के कारण दक्षिण एशिया के देश एक दूसरे के समीप आए और कुछ सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए सार्क सफल रहा। ठीक है, जैसे छोटे मोटे जो भी समस्या था उनको हल करने में क्या रहा, सार्क सफल रहा। क्षेत्र के बाहर के देश हस्तक्षेप काफ़ी कम हो गया। अब जो है सार्क से जो बाहर के देश थे वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, क्योंकि सार्क खुद ही सक्षम था अपने समस्याओं को सुलझाने में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 15वां प्रश्न, क्षेत्रीय संगठन किसे कहते हैं तथा इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो 1991 के बाद सोवियत संघ, रूस का विघटन हुआ, और जो 2 महाशक्ति में से एक महाशक्ति बचा। तो देखिए, अगर एक लोग है ना, अगर उससे कोई टकराने वाला है तब तो ठीक है, ठीक है, वो संभाल लेगा। लेकिन जब टकराने वाला ही खत्म हो गया, तो एक लोग को थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो उसका दादागिरी चलने लगेगा, मनमाना चलने लगेगा। ठीक है, तो सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में विश्व में अमेरिका का प्रभुत्व बढ़ गया। ठीक है, और विश्व में सत्ता का कुछ वैकल्पिक संगठन का भी उदय हुआ, जिसमें क्षेत्रीय संगठन को बनाने का मूल उद्देश्य अपने अपने इलाकों में चलने वाले ऐतिहासिक शत्रुता का भी समाधान क्षेत्रीय स्तर पर ढूंढना तथा उसके शांतिपूर्ण ढंग से निपटाना, और इनके इलाके में अधिक शांतिपूर्ण सहकारी क्षेत्रों का स्थापना करना, विकसित करना। ठीक है, और देश के आर्थिक दृष्टि से विकास करना। क्षेत्रीय संगठन का 2 उदाहरण यूरोपीय संघ व आसियान है। ये सभी जो है यूरोपीय संघ और आसियान, ये सभी क्या है, ये सभी क्षेत्रीय संगठन का ही देन है। ठीक है, ये क्षेत्रीय संगठन ही है, ये दोनों, सार्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है द्विध्रुव विश्व की समाप्ति के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, यानी कि जब पूरी दुनिया जो है 2 गुटों में बटा हुआ था। ठीक है, अब एक गुट तो खत्म हो गया सोवियत संघ के, रूस के विघटन के बाद, तो उस टाइम क्या हुआ, एक महाशक्ति उभर के आया।
तो यहाँ पे जो गुट निरपेक्षता वाला बात चल रहा था कि हम इधर भी नहीं रहेंगे उधर भी नहीं रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, उसके बाद जब है कि ये दोनों देश एक जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, पतन हो गया, तो उसके बाद गुट निरपेक्षता का क्या रहा, महत्व रहा, वो उसको समझेंगे, ठीक है। तो विश्व जब दो गुटों में बंट गया था तब गुटबाजी की चुनौती देते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या हो गया, बहुत कम हो गया, क्योंकि अब एक ही बचा हुआ, तब गुट निरपेक्ष रहने का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन यह पूर्ण रूप से अप्रासंगिक नहीं हुआ। इसके पक्ष में तर्क निम्न है, यह उन राष्ट्रों का आंदोलन है जिनका औपनिवेशिक इतिहास रहा है, ठीक है, और एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका के प्रभुत्व से बचने के लिए इन छोटे छोटे देशों ने आपसी सहयोग आवश्यक है। यानी कि जो ये गुट निरपेक्ष देश वही सब थे जो कि कभी ना कभी ब्रिटेन या अन्य औपनिवेशिक देशों का गुलाम रहा है, ठीक है। यानी कि अब इसको निपटने के लिए जरूरी था कि ये छोटे छोटे जो भी देश है ये खुद में सहयोग बनाए और अपने आप को विकास करे, ठीक है। आगे चलते हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला इसी में है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य मात्र दोनों गुटों से दूर रहना या विरोध करना नहीं था, बल्कि नव स्वतंत्र देशों के आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करना था, ठीक है। यानी कि गुट निरपेक्ष रहने का मतलब ये भी नहीं था कि हम दोनों से मतलब नहीं है, बस बात का मतलब यही था कि हम अपना विकास चाहते हैं, हमको किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है। चलिए, और इसीलिए इसकी आवश्यकता अभी खत्म नहीं हुई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व शांति के निशस्त्रीकरण की दिशा में भी कई कदम उठाए थे जिनमें आज भी आवश्यकता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? 2011 और 2018 में पूछा गया। क्या मतलब कि गुट निरपेक्ष करना एक गलत बात है यानी कि नकारात्मक बात है, तो उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता को एक नकारात्मक नीति नहीं माना जा सकता। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले गरीब और विकासशील देशों के समक्ष कई प्रकार की समस्याएं थी। एक तरफ वे शक्तिशाली देशों पे आश्रित बनकर उनके हितों की पूर्ति के साथ नहीं बनना चाहते थे, तो दूसरी तरफ इन देशों की सहायता की आवश्यकता भी थी, ठीक है। एक तो उन देशों के सहयोग के भी आवश्यकता नहीं था, लेकिन कभी ना कभी दूसरी तरफ इसकी सहायता की भी आवश्यकता होती थी, ठीक है। लेकिन गुट निरपेक्षता को अपनाकर इन देशों ने सिर्फ एक अपनी विदेश नीति की स्वतंत्र को बनाए रखना, खास करके विभिन्न शक्तिशाली देशों की सहायता भी प्राप्त हुआ। यानी कि गुट निरपेक्ष रहने से अपना, देखिए, अगर हम किसी गुट में चल जाते हैं ना, तो वो जो गुट के द्वारा जो नीति बन रहा है, विदेश नीति बन रहा है, उस पर हमको चलना पड़ेगा। लेकिन गुट निरपेक्ष रह के हम किसी के अधीन नहीं रहे हैं, ठीक है। इस तरह से गुट निरपेक्षता काम करता है, ठीक है। अगला है, निशस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए। यानी कि निशस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि हमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रखना है, शस्त्र नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन कोई देश अपने सैनिक बल के बिना राज्य की सीमाओं की रक्षा भी नहीं कर सकता। अगर हम अपना आर्मी और जो भी फोर्स वगैरह हमारे बॉर्डर पर अगर उनको हम हटा लें, तो क्या दूसरे दुश्मन देश हम लोगों को छोड़ देगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो निशस्त्रीकरण का मतलब ये नहीं है कि हम अपना पूरा सारा शस्त्र ही क्या करें, त्याग दें और आर्मी को चुपचाप खड़ा कर दे, तो पता चले कोई ना कोई देश हमला कर देगा। और व्यवहारिक अर्थ परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाते हुए परंपरागत स्रोत की एक निश्चित सीमा में राज्यों के पास रहने देना है, ठीक है। यानी कि निशस्त्रीकरण का मतलब है जो परमाणु हथियार बन रहे थे उस पर रोक लगाना है और एक निश्चित सीमा तक, यानी कि आपके ज़रूरत के हिसाब से। ये नहीं कि अगर हम ज़्यादा हथियार बना लिए तो फिर क्या करेंगे, कोई अगर देश ज़्यादा हथियार या फिर ज़्यादा परमाणु बम बना लेगा तो वो दूसरे देशों को डराना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पैदा हो गया। इसीलिए आवश्यक था कि इस बात की कि शस्त्रों की होड़ पर रोक लगाई जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना किया जाए, क्योंकि निशस्त्रीकरण में ही विश्व का कल्याण नीति था। यानी कि जो निशस्त्रीकरण का नीति था, इसी में संपूर्ण विश्व का कल्याण
छिपा हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है आसियान विजन 2020 क्या है। ये हम अपना जो शॉर्ट वीडियो है उसमें भी बताएं। ठीक है, वन शॉट में। तो आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसके विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। इसी विधि से आसियाने जो है ये कंबोडिया के टकराव को दूर किया और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। पूर्व एशिया सहयोग पर भी बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय को स्थापित करना था। ठीक है, यदि इस क्षेत्र में कोई विवाद उठना है तो शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान भी कौन करेगा, हमारे आसियान कंट्री। यही है विजन, आसियान विजन 2020। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के 4 उद्देश्य लिखे। ये भी देखिए 19, 22, 23, 24 में पूछा गया। और गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य विशेषता लिखे। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के मुख्य विशेषता निम्नलिखित है, यानी कि गुट निरपेक्ष देशों में युद्ध के विरुद्ध शांति की स्थापना को महत्व दिया जाएगा। संसार दोनों गुटों के अलग अलग होने और संतुलन बनाए रखने में विश्वास करेगा। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करने पर बल दिया जाएगा और ये समता का सिद्धांत पर आधारित होगा और नस्लीय भेदभाव को भी क्या करेगा, निंदा करेगा। चलिए, तो हम लोग कुल 20 प्रश्न को देखें जो कि हमारे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए और बताइए अपने दोस्तों को कि ये प्रश्न जो है, जो भी सर कराए हैं वो आप लोगों को बिहार बोर्ड 2025 में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।